मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से हम अपना सर्विस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए। आपने देखा कि लास्ट वीडियो में हमने एब्जॉर्प्शन का रीजन क्लियर किया, फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन क्लियर किया। आज हमारे पास है बेटा एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म यानी अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी किसे कहते हैं बेटा? देखिए, मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे राइट डाउन की है। अधिशोषक द्वारा यानी एब्जॉर्बेंट द्वारा अधिशोषित यानी एब्जॉर्बेट गैस की मात्रा में, यानी किसी ठोस के सरफेस पे गैस एब्जॉर्ब हो रही है तो मात्रा में स्थिर ताप पर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दाब परिवर्तन के साथ जो प्रेशर चेंज करेंगे एक वक्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं, अधिशोषण समतापी कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। देखिए बेटा, होता क्या है कि एक हमारे पास एब्जॉर्बेंट है, उस एब्जॉर्बेंट के ऊपर कोई गैस यानी ठोस है, कोई गैस एब्जॉर्बेट आई, और लेकिन उसके लिए हमने क्या रखा था? टेम्परेचर स्थिर रखा हुआ था, लेकिन प्रेशर में हमने बराबर क्या किया? उसमें परिवर्तन किया। तो उसके द्वारा एक ग्राफ हमको मिला। मैं अभी ग्राफ प्लॉट करूंगा, आप देखेंगे, तो हम उसको अधिशोषण समतापी कहते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए बेटा, हमारे पास एक सॉलिड है, किसी सॉलिड की सरफेस पे गैस आ रही, सॉलिड है जो हमारा क्या है? एब्जॉर्बेंट है, अधिशोषक। मैंने पहले क्लियर किया आपका। सॉलिड है, एब्जॉर्बेंट, उसकी मात्रा यानी उसका द्रव्यमान क्या है? एम। मात्रा यानी उसका मास क्या है? एम है। उसके सरफेस पे कोई गैस मॉलिक्यूल आए, क्या है उसके सरफेस पे? ये गैस के मॉलिक्यूल आए, और एक गैस के मॉलिक्यूल की मात्रा को हमने किससे डिनोट किया? एक्स से। किससे किया? एक्स से किया। लेकिन जब ये कंडीशन हुई, इस सॉलिड के सरफेस पे गैस आ रही है, तो हमने वहां पे टेम्परेचर क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। टेम्परेचर क्या है? एक नियत कांस्टेंट पर किसी अधिशोषक के सरफेस पर कोई अधिशोषित पदार्थ जब आता है, और यदि हम उसके दाब में परिवर्तन करें, इसमें क्या करें? हम इस गैस में प्रेशर इंपोज करें। जैसे जैसे गैस में प्रेशर डालेंगे तो कण और नजदीक आएंगे, और देखिए आप कैसे उस सरफेस पे पहुंचेंगे। अगर हम इसमें दाब में परिवर्तन करें, थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा करके, तो उसमें एक कर्व प्राप्त होता है, और उस कर्व को हम समतापी, अधिशोषण समतापी यानी टेम्परेचर जिसमें कांस्टेंट होता है, उसे हम आइसोथर्म कहते हैं, समतापी कहते हैं। अब देखिए बेटा, इसके लिए अधिशोषण समतापी को क्लियर करने के लिए फ्रुंडलिच नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक प्रायोगिक कर्व बनाया, और उसके द्वारा इसको डिफाइन किया, दाब चेंज होने के साथ में किस प्रकार से इनकी मात्रा में नियर टेम्परेचर पर परिवर्तन आता है। तो फ्रुंडलिच आइसोथर्म कर्व के नाम से उसको जाना जाता है। एक साइंटिस्ट हुए, कौन? फ्रुंडलिच जिसे फ्रुंडिक कहते हैं हम, और इन्होंने दिया आइसोथर्म फ्रुंडलिच, उसको जानते हैं हम आइसोथर्म कर्व के नाम से। फ्रुंडलिच नाम के एक साइंटिस्ट ने आइसोथर्म कर्व दिया इसके ऊपर, अधिशोषण समतापी। देखिए, उन्होंने एक इक्वेशन दी। उनकी जो इक्वेशन थी वो थी बेटा, एक्स यानी गैस की मात्रा, एम एब्जॉर्बेंट का मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1/n, पी की पावर 1/n। फ्रुंडलिच ने कहा, जो एब्जॉर्बेंट यानी अधिशोषक की सतह पर जो एब्जॉर्बेट एकत्रित हुआ, वो जो मात्रा x/m, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? p की पावर 1/n। p क्या है यहाँ पे? प्रेशर। p क्या है हमारे यहाँ पे? प्रेशर। देखिए, इसी को हम किस रूप में लिख सकते हैं? x m इजिकल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे k, p की पावर 1/n। देखिए, ये फ्रुंडलिच की क्वेश्चन आई। के भी इसमें कांस्टेंट है, एन भी इसमें कांस्टेंट है। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करा दूं। एक्स क्या है? एक्स गैस की मात्रा यानी एब्जॉर्बेंट की मात्रा। क्या है? एब्जॉर्बेंट की मात्रा। एम क्या है? एब्जॉर्बेंट की मात्रा, मास। एब्जॉर्बेंट की मात्रा यानी जिस पर एब्जॉर्बेंट एकत्रित हो रहा है उसकी मात्रा। एक्स होगी गैस की मात्रा, एम होगी एब्जॉर्बेंट यानी किसी सॉलिड जिसके ऊपर, जिसके सरफेस पे गैस एकत्रित। के कांस्टेंट, पी प्रेशर, एन भी कांस्टेंट है। ध्यान रखिए यहां पे एक चीज का, के और एन क्या है? यहां पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है। एक्स मैंने आपको बता दिया, एब्जॉर्बेट, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट। अगर मैं यहां पे लिख दूं, एक्स क्या है हमारा? अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट, और एम क्या है हमारा? मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, अधिशोषक की। तो देखिए बेटा, के पी है। अब
यहां पर क्या हुआ, फ्रोनलिच ने प्रेशर को चेंज किया। क्या किया, प्रेशर को चेंज। पहली कंडीशन आई लो प्रेशर। पहली कंडीशन कौन सी आई, लो प्रेशर। उन्होंने देखा लो प्रेशर, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बेटा, ध्यान रखिएगा। उनने देखा लो प्रेशर पर 1/n = 1 हुआ। उन्होंने कहा लो प्रेशर पर 1/n की वैल्यू क्या आई, 1 आती है। तो इसको पुट करें बेटा, ये क्या हो जाएगी हमारी x/m = k p की पावर 1/1 करेंगे तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, लिख सकते हैं बेटा। पहली कंडीशन कि जो अधिशोषक की मात्रा, जो शोषक पे जो अधिशोषित की मात्रा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, प्रेशर के। 1 हो जाएगा, 1/1 = 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो प्रोपोर्शनल साइन हट गया, के प्रोपोर्शनल साइन है इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, पी हो गया। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन उन्होंने रखी थी बेटा मॉडरेट प्रेशर। प्रेशर शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, प्रेशर। उसके लिए उन्होंने क्या कहा, 1/n > 1 कि मॉडरेट जो प्रेशर होगा, मध्यम प्रेशर जब रखा जाएगा तो उसके लिए जो कंडीशन होगी वो n क्या होगा, 1/n = 1 माना, > 1 माना। तो ऐसी कंडीशन में x/m = k p की पावर 1/n, 1/n > इसलिए n, क्लियर। तो ऐसी स्थिति में x/p क्या हो गया हमारा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, क्लियर बेटा। सेकेंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन हमारी है हाई। एक कंडीशन वो आई जब उन्होंने कहा प्रेशर क्या रखा गया, हाई रखा गया। हाई प्रेशर पर 1/n की वैल्यू 0 हो गई। हाई प्रेशर पे क्या हो गई, प्रेशर इतना ज्यादा डाल दिया कि सरफेस ही नहीं बचा। प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि एब्जॉर्बेंट का सरफेस ही नहीं है। तो एब्जॉर्बेंट का जब सरफेस ही नहीं होगा, मॉलिक्यूल जितना सरफेस है उसको ले लिया तो वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति पे 0 हुआ। तो इसके लिए हमारा x/0 या इसी को हम कह सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x/m = सीधा k। क्या हो गया, डायरेक्ट क्या है, k के बराबर होगा क्योंकि p क्या हो गया, 0 हो गया। p क्या हो गया, 0। तो ये देखिए आप बेटा, फ्रोनलिच ने ये 3 कंडीशन निकाली प्रेशर के लिए, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर पे। ध्यान रखिए, लो प्रेशर, हाई प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर पर फ्रोनलिच की ये 3 इक्वेशन आए। अब फ्रोनलिच ने इस पर ग्राफ प्लॉट किया। देखिए बेटा, मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इतने पोर्शन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, आपका काम आएगा। आप देखिए, मैं इस पर ग्राफ डाल रहा हूं। ग्राफ प्लॉट किया फ्रोनलिच ने। ये हमारा है, ये वाला पोर्शन है हमारा पी, प्रेशर पे। यहां पे क्या है हमारा, दाब इंक्रीजिंग वाटर में। देन अब उन्होंने क्या करा, ये हमारी क्या है, x/m वैल्यू है, x/m मात्रा जो एब्जॉर्ब हुई है, मात्रा जो एब्जॉर्ब हुई। अब उन्होंने क्या किया, देखिए पहली कंडीशन, जब प्रेशर लो था तो x/n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, p था। ये x/m है, p था। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p है तो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, लाइक दिस। दूसरी कंडीशन क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, जब प्रेशर क्या है, प्रेशर लो है, मैंने LOW कर दिया, लो। ऐसी स्थिति में एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। लेकिन जब प्रेशर मॉडरेट हुआ तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर 1/n होगी, 1/n होगी तो ग्राफ थोड़ा कर्व हो गया, लाइक दिस। और नेक्स्ट कंडीशन, ग्राफ सीधी की बजाय थोड़ा क्या हो गया, मुड़ गया। और तीसरी कंडीशन, जब हाई 0 करी, 0 यानी कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट पे बिल्कुल सीधा। अब देखिए बेटा, ये वाली जो वैल्यू आई हमारी, ये लो प्रेशर की है। ये जो आप कर्व देख रहे हैं, छोटा सा कर्व, लाइक दिस, ये जो कर्व हुआ, ये कर्व वाला पोर्शन हमारा है मॉडरेट का। मैं शॉर्ट में m लिख रहा हूं, मॉडरेट का। और ये जो पोजीशन आई हमारी, ये पूरी की पूरी, ये किसकी आ गई, HIGH, हाई की आ गई। ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया बेटा, ये इधर को मैं लिख रहा हूं प्रेशर पे। ये वाली पोर्शन लो की, ये वाली पोर्शन मॉडरेट की, ये वाली पोजीशन
हाई की होगी। तो जब लो था तब x अपॉन एम की वैल्यू क्या थी, देखिए x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, यही तो था 1। इसके लिए क्या था हमारा, x अपॉन एम इज इक्वल टू k की पावर सीधे कर देते हैं p की पावर 1 अपॉन एम। और इसके लिए क्या था हमारा, ये बेटा ये लो प्रेशर पे, जब प्रेशर लो था। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये सारे का सारा जो काम हो रहा है किस पे हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, नियत ताप पर। ताप कैसा है बेटा हमारा, कांस्टेंट है, दाब में परिवर्तन हो रहा। जब दाब कम था तब वैल्यू x अपॉन एम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आया, यानी प्रेशर के बढ़ने के साथ साथ x अपॉन एम भी बढ़ा। सरफेस पे कण जितने हैं गैस के मॉलिक्यूल वो ऑक्सीजन। अब जैसे ही मॉडरेट आई 1 अपॉन एन बीच की स्थिति आई तो कर्व थोड़ा टर्न हो गया, और जैसे ही n इक्वल टू 0 हो गया यानी प्रेशर बहुत हाई कर दिया, तो आप देख रहे हैं हाई प्रेशर पर ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, कोई चेंज नहीं आएगा x अपॉन एम में। यानी फ्रोनलीच का कहना क्या है कि लो और मॉडरेट प्रेशर पे तो ये काम करेगा, लेकिन हाई प्रेशर पर ये वैल्यू काम नहीं करेगी, ये फ्रोनलीच ने कहा। और ये फ्रोनलीच का ग्राफ आया, देखिए ये फ्रोनलीच इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये फ्रोनलीच का ग्राफ है, ये लो का है, ये मॉडरेट का है, ये हाई का है। हमें इस प्रकार से इस पर ग्राफ प्लॉट करना होता है। और फ्रोनलीच आइसोथर्म कर्व के रूप में अधिशोषण समतापी के लिए फ्रोनलीच ने दिया, और ये प्रायोगिक वैल्यू थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फ्रोनलीच ने निकाली, और ये वैल्यू निकाल करके दी। हमने इस पे ग्राफ पुट किया, आप देख रहे हैं ग्राफ 1 2 3 कंडीशन में आया। जब कांस्टेंट हो गया इसका मतलब प्रेशर चाहे आप कितना भी बढ़ा लें, x अपॉन एम का जो सरफेस था वो भर चुका है। अब वहां पर जो एब्जॉर्बेंट का सरफेस भर चुका है, अब वहां पर कोई भी एब्जॉर्बेट नहीं आ पाएगा, इसलिए वो एक्स्ट्रा प्रेशर पर 0 हो जाएगा। अब हर एक पॉइंट पर x अपॉन एम के एक वैल्यू होगी, हर एक पॉइंट पर x अपॉन एम की वैल्यू क्या होगी, एक जैसी होगी। पॉइंट ये P है, ये लो है, मॉडरेट एंड हाई है। दिस इज द फ्रोनलीच आइसोथर्म कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अब जो फ्रोनलीच आइसोथर्म में जो फ्रोनलीच ने इक्वेशन दी x अपॉन एम इज इक्वल टू k p की पावर 1 अपॉन n, अभी ग्राफ हमने एक्सप्लेन किया। तो अगर हम इस इक्वेशन के, फ्रोनलीच की जो इक्वेशन थी आइसोथर्म की, इसमें अगर नेचुरल लॉग ले ले, क्या ले ले, लॉग लेने पर, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लॉग लेने पर, यानी लघु गुणक लेने पर, लॉग लेने पर, तो लॉग लेने पर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए लॉग x अपॉन एम दोनों तरफ ले लेंगे ना, लॉग इज इक्वल टू लॉग के पी की पावर 1 अपॉन एन। देखिए बेटा इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं लॉग x अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग p की पावर 1 अपॉन एन। देखिए यहां पे ये कैसे आया, ये लॉग की प्रॉपर्टी याद करेंगे फिर से हम, लॉग ए बी बराबर होता है लॉग ए प्लस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग बी डन। देखिए ये ए बी तो हो गया, लॉग ए बी हो गया ये के पी को, तो इसकी प्रॉपर्टी अगर हमने लगा दी लॉग ए बी इक्वल टू क्या हो गया, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या आ गया, लॉग के प्लस लॉग पी की पावर 1 अपॉन एन। या हम इसी को क्या लिख सकते हैं बेटा, देखें लॉग x अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग लॉग 1 अपॉन एन लॉग पी, 1 अपॉन एन लॉग पी। अब देखिए एक बार फिर से हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी अब क्या कहती है, देखिए यहाँ पे हमारे पास लॉग ए बी, ए की पावर बी, इसको जब हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा बी लॉग ए, बी लॉग ए। देखिए ये लॉग ए की पावर बी है, 1 अपॉन एन क्या है, ए की पावर बी तो हुआ, तो लॉग ए की पावर बी इक्वल टू क्या हुआ, बी लॉग ए, बी लॉग ए। इसलिए हमने क्या लिया, एन आगे आ गया, 1 अपॉन एन इक्वल टू लॉग पी। अब देखिए बेटा ये जो इक्वेशन आई हमारी लघु गुणक करने पर, लॉग एक्स अपॉन एम जो रेशियो था वो हमारा आया लॉग के प्लस लॉग 1 अपॉन एन लॉग पी। देखिए बेटा ये फ्रोनलीच की इक्वेशन को जब हमने लघु गुणक लिया या नेचुरल लॉग लिया, लॉग लेने पर ये इक्वेशन हमको प्राप्त होती है। अब देखिए इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से। देखिए मैथ की इक्वेशन है हमारी, देखिए समीकरण होती है, इसमें देखिए y क्या है हमारा, देखिए लॉग x अपॉन एम, y एक्स पे, c क्या है हमारा लॉग के
एंड जो हमारा स्लोप होगा 1/n क्या है, m log p क्या है, x। अगर हम y इक्वल टू c प्लस mx पे इसका ग्राफ लें, देखिए बेटा यहां पे बना रहा हूं मैं, अगर हम y इक्वल टू mx पे इसका ग्राफ लें तो ये वाली एक्सिस हमारी y एक्स हो गई, ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। y एक्सिस पे क्या है हमारे पास, हम पे यहां पर है, यहां पर हम पे है log x अपॉन m, log x अपॉन m। देखिए x एक्स पे क्या है हमारे पास, log p, यहां पे क्या है हमारे पास, log p। ध्यान दीजिए, अब देखिए जो c है, इंटरसेक्शन जहां पे होगा, जहां पे लगेगा वो c का है, ढाल जहां से हमारा ग्राफ बनेगा वो कौन सा है, log k। c पोजीशन पे क्या हमारा, log k, यहां से ये ग्राफ का पोजीशन है, ध्यान रखिए log k। और देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, m क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव जब भी आएगा तो ग्राफ क्या जाता है, एक सीधी रेखा में जाता है। यानी ये जो पोर्शन है हमारा क्या है, ये 1/n, और ये क्या है हमारा स्लोप है, स्लोप कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। तो ये m हो गया, ये y हो गया log x अपॉन m, ये c हो गया जहां से इंटरसेक्ट होगा ग्राफ, वो हमारा k हो गया, और ये देखिए log x पे हमारा क्या है, log p है, ये log x है हमारा, इस पे क्या है, log p है। तो एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, कैसी रेखा प्राप्त हुई, ये इस इक्वेशन का y इक्वल टू c प्लस mx से जब हमने कंपेयर किया तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। तो अनदर इंपॉर्टेंट इक्वेशन एट हियर, log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। ये तो था फ्रुनलिच का आइसोथर्म ठोस सरफेस के लिए, एक ठोस पदार्थ हो और उसकी सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा हो, और तब जाकर के हम अगर उस इक्वेशन को निकालें तो वो फ्रुनलिच आइसोथर्म। एक आता है बेटा, अगर ठोस की जगह यही अवस्था क्या हो, लिक्विड फॉर्म में हो, यानी विलयन पर अवस्था हो, ठोस की जगह अगर यहां पर सॉल्यूशन हो, सरफेस सॉल्यूशन की हो, तो फिर फ्रुनलिच का इक्वेशन किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए बेटा, विलयन पर अवस्था के लिए कैसे लिखते हैं, सिंपल है, विलयन पर अवस्था, विलयन पर अवस्था में क्या होगा फ्रुनलिच का, विलयन पर अवस्था में हम लेंगे इसी इक्वेशन को, देखें बेटा, log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। देखिए बेटा, विलयन पर अवस्था में जो मेन पॉइंट आया, विलयन प्रावस्था में पहले तो हमने ठोस प्रावस्था में निकाली, अब किस में निकाले, अगर प्रावस्था विलयन हो तो तब क्या होगा, तो एब्जॉर्प्शन विलयन प्रावस्था में हो रहा हो तो तब क्या होगा, कुछ नहीं होना, प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन आ जाएगा, प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगा, प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा, कंसंट्रेशन सेम रहेगी, बाकी कोई कंडीशन नहीं। यानी यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, x अपॉन m इक्वल टू के सी की पावर 1/n, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, देखिए इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन m इक्वल टू के सी की पावर 1/n, बस यही होना है। यानी कंसंट्रेशन टर्म्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन टर्म्स आ जाएगी, सांद्रता आ जाएगी, कि किस प्रकार से वो सांद्रताओं पर निर्भर करती है, ये वैल्यू प्रेशर की जगह सरफेस पे मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे, उसके सांद्रता की वृद्धि कर देंगे, कुछ नहीं करना। कई बार आता है हमारे पास कि एक नंबर में फ्रुनलिच इक्वेशन आती है, आइसोथर्म आती है, और कहा जाता है कि विलयन पर अवस्था के लिए फ्रुनलिच इक्वेशन लिखिए, तो कुछ नहीं करना, आपने p की जगह c लिख देना है, आपने लॉगरिथम वाली इक्वेशन में भी p की जगह क्या लिख देना है, c लिख देना है। यही हमारा फ्रुनलिच आइसोथर्म है, ठोस अवस्था के लिए भी और विलयन पर अवस्था के लिए भी। ध्यान रखिए बेटा, इसे नोट डाउन करिए, और वेरी सिंपल है, इसे नेचुरल लॉ को कैसे लगाना है, मैंने लॉ की प्रॉपर्टी आपको बता दी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि किस प्रकार से कंडीशन आई। ये y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स की हमने बहुत सारी ग्राफ बनाए काइनेटिक, उसमें केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक उसी प्रकार से हम कंपेयर करें एक सीधी रेखा। आपको मैंने वहां बताया था, जब माइनस आती है वैल्यू m की तो ग्राफ क्या होता है, डाउनवर्ड्स बनता है, ढाल कैसा आता है, नीचे की। जब पॉजिटिव होती है तो हमेशा कैसे जाती है, ऊपर को एक सीधी रेखा जाती है, बिल्कुल प्रूव कर रही है। और यहाँ पे ये वाला ग्राफ हमको बताता है x अपॉन एम इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लो में, बहुत लो में जो होगा वो अपने दाब के बराबर होगा 1/n के, लेकिन हाई में ये सेचुरेशन हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, हर एक पॉइंट में x अपॉन एम की वैल्यू एक जैसी आएगी। तो फ्रुनलिच की जो ये आइसोथर्म है यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप पढ़िए, रीड करिए, और कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपके पास होता है तो जरूर लिखिए। कोई प्रॉब्लम है आपकी जो आपकी समझ में नहीं आती है उसको जरूर लिखिए, मैं इसे जरूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।